हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास को समझ रहे हैं और ग्रामीण विकास को समझते समझते हम लोग अब ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे मतलब हमको ये देखना है कि किन किन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। इससे पहले दो क्षेत्रों को हम समझ चुके हैं। तीसरे क्षेत्र की कल एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, बट आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप अधैर्य मत करना, अधीर मत होना आप लोग, क्योंकि आज हम इन 5 पॉइंट्स को समझेंगे। शिक्षा को हमने समझ लिया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, विद्युत आपूर्ति और सफाई। ठीक है, इनके कुछ फैक्चुअल डाटा भी हम समझेंगे। कल की वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप फैक्चुअल डाटा भी रखिए, तो देखो जहाँ पे फैक्चुअल डाटा की नीड है वहाँ पे फैक्चुअल डाटा आपका पहुँच जाएगा, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको अतिरिक्त डाटा बता के भ्रमित भी नहीं करना चाहता हूँ। अभी आगे देखो, ये वाला टॉपिक खत्म होगा तो आगे ज़्यादातर डाटा वाले ही पूरे टॉपिक हैं, तो आप डाटा पे भी पूरा ध्यान देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, इसके बारे में बात करनी है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि किसी भी क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में अस्पताल बन गए, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा तो एक आम आदमी के जुबान पर दो ही शब्द आते हैं कि भाई यहाँ स्कूल नहीं खुले हुए हैं, यहाँ पे अस्पताल नहीं है। तो यानी कि वो दो चीज़ों की सबसे पहले डिमांड कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की, क्योंकि शिक्षा उसको जीवन में आगे बढ़ने पर के लिए मदद देगी, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगी, ताकत देगी, ज्ञान देगी, विद्या देगी, आगे बढ़ने का सहारा देगी। जबकि स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो ये सब काम ठीक से चलते रहेंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आदमी सबसे ज़्यादा गौर करता है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ नोट करने वाली है इसमें, तो किसी भी क्षेत्र में कितने लोग का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो इसको सब कुछ देखना जरूरी है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है, और खासकर मृत्यु दर को देख करके लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। जन्म दर से भी कुछ ना कुछ आंकलित हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा उसमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। अगर आप लेटेस्ट 2020 के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वर्तमान भारत में जो जन्म दर अभी है वो है 18.2 बर्थ प्रति हजार, है ना, 18.2 बर्थ पर 1000। अब इसका क्या मतलब है आपको मैं समझा देता हूं। देखो, जब भी जन्म दर या मृत्यु दर निकालनी होती है तो प्रति हजार पर गिनती की जाती है ना, प्रति हजार पर गिनती होती है कि 1000 आदमी में से 1000 आदमियों में से कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो अगर जन्म दर की हम बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है 1000, है ना, 18.2 बर्थ पर 1000, है ना, प्रति हजार। यानी कि यदि 1000 व्यक्ति हैं तो उन 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, है ना। इन 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जीवित बच्चों ने जन्म लिया। देखो, बच्चे हो सकता है कि इन 1000 लोगों के बच्चे जन्म लें 50, 60, 70, 80, बट हम उन टोटल जन्म लेने वालों की बात नहीं करेंगे, बर्थ की बात करेंगे, जो जीवित हैं, जो लिविंग है ना, जो जिंदा हैं। तो कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, तो उससे पता लगता है कि क्या बर्थ रेट इंडिया का चल रहा है। तो इंडिया का बर्थ रेट है प्रति हजार 18.2, यानी कि 1000 लोगों में 18.2 बच्चे जीवित रूप से जन्म ले रहे हैं, जीवित हैं, मतलब ठीक ठाक उनका बर्थ हुआ है। और मृत्यु दर क्या कह रही है कि प्रति 1000 में से 7.3 लोग मर रहे हैं प्रति वर्ष। ये प्रति वर्ष का डेटा है ना, किसी एक वर्ष में इतने लोगों का जन्म हो रहा है प्रति 1000 पे और इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। ये डेटा निकल के आता है आपका भारत का। परंतु जब हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो इसको ग्रामीण विकास के क्षेत्र में समझना जरूरी है। अब आप यहां पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जन्म दर 81.3 है और मृत्यु दर 63.7 है। मृत्यु दर 63.7 है। तो देखने से खुद पता लग जाएगा
कि मृत्यु दर का आंकड़े में कितना डिफरेंस है। यहां पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा। यहां पे तो आपको लगेगा यहां पे तो 18.2 ही बच्चों का जन्म हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में 81.3 बच्चों का जन्म हो रहा है। तो यहां पे इस आंकड़े में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी छुपी हुई है, वो भी आपको देखना थोड़ा समझना जरूरी है। बट जो डेथ रेशियो वाला मामला है 7.3 और यहां पर 63.7, यानी कि अगर पूरे भारत में बात की जाए तो हजार लोगों में से 7 लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो भी मिल रही है वो मिल जा रही है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी डेथ्स का कारण, बहुत सारी मृत्यु का कारण वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का होना नहीं है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा का अभाव है, वहां पर इमरजेंसी जो स्वास्थ्य सुविधा है उनका अभाव है, या इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधा भी है तो वो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। तो यहां पर देखो कितने ज्यादा विकास की आवश्यकता है। दूसरी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर है वो 81.3 है। तो यहां पर यह चीज पहली पॉइंट दिखाता है कि यदि भारत में 18.2 है और वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 81.3 है, तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत की आबादी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है। तो जब 18.2 होने पर भी भारत अब पहले नंबर पर जाने के लिए तैयार है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये 81.3 है ये आंकड़ा। तो इसका मतलब पता लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो परिवार नियोजन को लेकर गंभीर नहीं है, वो जनसंख्या को लेकर गंभीर नहीं है, यानी कि उनमें शिक्षा का अभाव है। ये अकेला डाटा इसके बारे में बता दे रहा है, ये अकेला डाटा ये अशिक्षा के बारे में दे रहा है और लोगों के अंदर जागरूकता की कमी को भी ये डाटा उजागर कर रहा है। दूसरी बात है, ये 81.3 है, एक्चुअली में बच्चा इससे भी ज्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि अशिक्षित है लोग, इससे भी ज्यादा बच्चा पैदा हो रहा है और वह गर्भावस्था काल के दौरान ठीक से एक डॉक्टरी उपचार पाने के बजाय मनमाने ढंग से गर्भावस्था का ध्यान रखा जाता है, तो बच्चों का मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तो इसमें देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये, परंतु इसमें 2 कमियां छुप रही हैं, क्योंकि हालात इससे ये बुरे हालातों को दिखाता है, ठीक है, इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, ठीक है। एक तो ये दिखाया, दूसरा इसने अशिक्षा को दिखाया। तो इस क्षेत्र में भी काम होना जरूरी है। जन्म दर तो अच्छी होनी ही चाहिए, परंतु ये राष्ट्र के हित में भी होनी चाहिए। दूसरी बात है, जन्म दर को सुधारने के लिए पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि गांव में ही बच्चों का, हमारे टाइम में भी है ना, आप देखो कि हमारे टाइम में भी, हमारी एज है, आप देखो हमारे टाइम में जो हमारी माता जी हैं या हमारी ताई जी हैं या चाची जी हैं, ज़्यादातर लोगों ने हमारी जनरेशन को घरों में ही जन्म दिया है, यानी घर में दाई आ जाती थी, वो मतलब उनको प्रसव करवाती थी, ये चीज़ थी। पर धीरे धीरे चीज़ें अब बहुत धीरे धीरे बदल रही हैं, आज भी हालात वही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी घरों में ही डिलीवरी कराई जाती है और कमियां होने के कारण या तो बच्चा मर जाता है या माता मर जाती है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए एक योजना चलाई गई, जिस योजना का नाम था जननी सुरक्षा योजना। सन 2005 में यह जननी सुरक्षा योजना लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, प्रसव काल के समय, प्रसूति के समय, डिलीवरी के टाइम में और डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा के पोषण एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उनको घर में डिलीवरी के जोखिम से बचाते हुए 1,000 रुपए की मतलब सहायता राशि दी जाएगी यदि वो सरकारी अस्पताल में या ट्रेंड दाई, है ना, ट्रेंड बिल्कुल प्रामाणिक दाई के द्वारा क्या करवाएगी, प्रसव कराती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक योजना चली है। दूसरे, स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक योजना और आई आपकी, आयुष्मान भारत योजना, जिसका एक अन्य नाम भी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सबको पता है कि आयुष्मान कार्ड बने थे और आयुष्मान कार्ड जब बने तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सहायता, मतलब आप कह दीजिए आर्थिक सहायता 1300 प्लस बीमारियों के इलाज के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को दिया गया। और खाली ये 5 लाख रुपए की सहायता ही नहीं, इसके अलावा और भी जो पीएचसीज हैं, जो आपके आसपास छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं, उनको खोलने के लिए एक नई मुहिम चलाई जा रही है। तो ये आपका पूरा डेटा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का। साथ में शिक्षा के माध्यम से परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देना चाहिए। अभी तो सरकार को इस क्षेत्र की तरफ
ध्यान देना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भारत में वैसे ही मारामारी बहुत है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण वाले मुद्दे को भी अब उठा के लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को इस चीज़ के लिए बाध्य करे कि जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वह आप नॉर्मल बात कहें, नॉर्मल बात से तो भारत में लोग समझेंगे नहीं, तो कानून एवं कड़ाई के नियमों के द्वारा ही यह संभव है। 2 बच्चों का नियम ठीक बिल्कुल रहेगा, और अगर इसको एक लंबे समय तक 10, 20, 30 सालों तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो काफ़ी हद तक जनसंख्या जो रेट है, जन्म दर है, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का रेट है, वो धीरे धीरे नियमित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, गाँव में बहुत बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, बड़ी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। अब हम इसमें आगे डिस्कशन करते हैं जलापूर्ति के बारे में और आवास के बारे में। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछली बार का तो मेरे याद नहीं रहा भाई, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। काफ़ी सारा डेटा भी है, देखो आज फैक्चुअल डेटा की भरमार है, आज आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब बात करते हैं जलापूर्ति की। देखो, आज भी भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं या गांव बहुत सारे ऐसे हैं जहां आज भी पेयजल की किल्लत है। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है लोगों को पानी की, पेयजल के लिए, है ना। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी छोड़िए, वैसा भी पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य इसके लिए प्रभावित है तो वो राज्य है आपका राजस्थान, और दूसरे नंबर पर आपका जो क्षेत्र है वो है आपका महाराष्ट्र का, है ना। महाराष्ट्र में लातूर वगैरह का जो क्षेत्र है, वहाँ पर किसानों की आत्महत्या के केस भी बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि जल है ही नहीं। वृष्टि छाया क्षेत्र है, यूपी में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल की बहुत किल्लत है। ठीक है, अब जलापूर्ति की जब बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की तीव्र वृद्धि की नितांत आवश्यकता है कि बहुत जल्दी से पेयजल की, और अगर बात करें जल की आपूर्ति की तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। नहीं तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही है, लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है और पता नहीं किस किस तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत के लगभग 1,80,000 1.80 लाख बस्तियां आज भी पेयजल से वंचित हैं, आज भी पेयजल से वंचित हैं। बड़ी मारामारी के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम का क्या कारण है, क्या मतलब प्रॉब्लम है कि लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण पहला ये है कि या तो पेयजल स्रोत की समाप्ति हो गई है, यानी कि जो पेयजल स्रोत था, यानी कि कुएं थे, बावड़ी थी, तालाब थे, ठीक है, और आसपास में जहाँ से भी पानी की व्यवस्था होती थी वो समाप्त हो गए हैं, वो सूख गए हैं, कुछ भी हो, किसी भी कारण से समाप्त हो गए हैं। पहला तो ये कारण है। और दूसरा कारण है कि वाटर लेवल नीचे चला गया, है ना। वाटर लेवल नीचे चला गया क्योंकि देखो, वाटर लेवल अगर ऊपर रहता है तो कुएं भी लबालब भरे रहते हैं, तालाब भी ठीक रहते हैं, हैंडपंप भी ठीक से काम करते रहते हैं। पर अगर वाटर लेवल ही नीचे चला गया तो उसका कोई समाधान नहीं है, फिर सब चीज़ आपकी सूख जाएगी। तो पेयजल स्रोत की समाप्ति होना और वाटर लेवल नीचे गिरने के कारण आज भी लाखों बस्तियां भारत में वंचित हैं शुद्ध पेयजल की इस प्रॉब्लम से। क्या सच्ची बताना, क्या आप लोगों में से किसी ने इस प्रॉब्लम को सोचा था? कोई नहीं सोचता है। सब अब यूपी में चुनाव चल रहा है कि मोटरसाइकिल मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे तो कोई डिस्कस करता ही नहीं है। ठीक है, परंतु अब धीरे धीरे काम अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, एक दशक चला था, है ना, एक दशक था जिस दशक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक। आप हमेशा ध्यान रखना, पेयजल और स्वच्छता वाला मामला हमेशा आपको एक साथ ही दिखाई देगा। ठीक है, मंत्रालय भी इसके एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक 1981 से 91 तक चला था, और इसके माध्यम से पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में तो वृद्धि हुई थी, भारत में भी फिर आगे इनिशिएटिव लिए गए, कदम उठाए गए, और भारत में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में पेयजल वृद्धि हुई, पेयजल की आपूर्ति की वृद्धि हुई। उसके बाद 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम चलाया गया था, इसको आपको याद रखना है। और 1999 में क्या हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो था उसमें एक विभाग की स्थापना करी गई, जिस विभाग का नाम था पेयजल आपूर्ति विभाग। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पेयजल आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। और फाइनली 2011 में 13 जुलाई 2011 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
को पृथक रूप से बनाया गया, एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया पेयजल और स्वच्छता, और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आवास, है ना, आवास, उसके बाद विद्युत, उसके बाद सफाई। देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं आगे। देखो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। आवास की एक बहुत बड़ी समस्या है। आवास का मतलब मकान से। हर कोई व्यक्ति, चाहे आपके पिताजी भी हों, मेरे पिताजी हों, या हम लोग भी हों, अब आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, और हम भी अपने पिताओं की तरह सोचेंगे, हम भी एक पिता की तरह सोचेंगे। हर पिता चाहता है कि मेरे परिवार के पास एक अच्छा मकान हो जिसमें मूलभूत सारी सुविधाएं हों। हर आदमी चाहता है कि मेरा एक आशियाना हो, मेरा एक मकान हो, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड है। पंछी भी रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आवास का मतलब मकान से है। और ये जो आवास की समस्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त है। आपने देखा होगा, आप लोग दिल्ली जाते होंगे, आप लोग बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, तो शहरों के बाहर की तरफ बहुत मलिन बस्तियां देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी झुग्गियां, झोपड़ियां देखने को मिलती हैं। मुंबई का तो चौल मशहूर है कि वहां पे छोटी, मतलब जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है, छोटे छोटे इतने इतने जगहों में एक एक आदमी उसमें रह रहा है। इतना बुरा हाल मुंबई के चौल्स में है। बड़े बड़े महानगरों के शहरों में बहुत समस्या देखने को मिलती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या बहुत ज्यादा विकट है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या बहुत ज्यादा विकट है। और इसकी विकटता का आप अनुमान एक आंकड़े से आप लगा सकते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 3 करोड़ 10 लाख घरों की कमी थी। किसकी? घरों की, मकानों की, है ना। 3 करोड़ 10 लाख घरों की कमी थी, व्यक्तियों की नहीं, घरों की कमी थी। 3 करोड़ 10 लाख घर कितने होते हैं, आप एज्यूम करके देखो। और पूरे भारत में 3 करोड़ 10 लाख घरों की कमी थी, जिनमें से केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र में यह कमी 2 करोड़ 36 लाख थी, है ना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की, यानी संपूर्ण भारत की मिला दी जाए तो 3 करोड़ 10 लाख घरों की कमी थी, जिनमें अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी 2 करोड़ 36 लाख घरों की थी। तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास अपने रहने के लिए आवास भी नहीं है। परंतु अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक डेटा बताता हूं। अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो अगर प्रत्येक परिवार के पास स्वतंत्र मकान की बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यह 82.6% है। कितनी? 82.6% है। और फ्लैट्स, गांव में फ्लैट ज्यादा होते नहीं है, पर कुछ लोग बना लेते हैं, तो 2.7% है। और फ्लैट भी आपको उन्हीं गांवों में देखने को मिलेंगे जो आपके नगरीय ग्राम होंगे, है ना, नगर के समीपवर्ती ग्राम होंगे, जिनकी सीमाएं नगरों से लगती होंगी, वहां पे आपको फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं, पर वहां पे गांव जैसी फीलिंग नहीं आती है, पर गांव में काउंट होते हैं। तो 2.7% ग्रामीण आबादी के पास फ्लैट्स हैं, और जबकि 13.7% आबादी के पास रहने के लिए कोई भी मकान नहीं है। झुग्गी झोंपड़ियों में या अन्य साधनों में वो रह रहे हैं, टेंट लगा लिया, या कोई एक मालगाड़ी का डब्बा है वहां पड़ गए, पुलों के नीचे पड़ गए, कहीं खुले में पड़ गए, ऐसे बड़ी समस्या वाली बात है। तो इस पे व्यक्तियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 22 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना चली। इससे पहले भी आवास योजनाएं चली, बहुत आवास योजना चली, बहुत सारे लोगों ने इसमें, जैसे काशीराम आवास योजना चली थी यूपी में, बहुत लोग लाभान्वित हुए उसमें, ठीक है। परंतु जितने वृहद स्तर पर यह योजना चली, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इतने वृहद स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 का लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सबको मकान दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखेंगे तो इसके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं, लोगों को मकान मिल रहे हैं। हमारे जहां मैं रहता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं, जहां मैं रहता हूं हमारे पास में भी थोड़ा सा आगे कुछ लोग ऐसे किराए पे रह रहे थे, बड़ी दिक्कत से रह रहे थे, तो उनके लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, आवेदन किया, तो उनको भी एक अच्छा मकान सरकार की तरफ से दिया गया। तो ये मतलब कितनी अच्छी पहल है। अपना मकान सब चाहते हैं, परंतु लाखों में जमीन लो,
ठीक है, लाखों में फिर ऊपर लगाओ पैसा, तो बहुत बड़ी बात है किसी को मकान देना। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, और अभी देखते हैं 2022 में इसके क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, क्योंकि बीच में 2-2.5 साल कोरोना ने भी विक्षेप कर दिया है। तो अभी जब इसका नया डेटा आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं विद्युत आपूर्ति पर, ठीक है, विद्युत आपूर्ति पर बात करते हैं, और एक फैक्ट भी आपको दिखाऊंगा, सुन के आप चौंक जाएंगे। शॉट ले लीजिए, देखिए कितनी बार लिखना पड़ता है, कितनी बार मिटाना पड़ता है। तीसरी चौथी बार लिख रहा हूँ, और एक बार अभी और लिखना है मुझे। तो कम से कम आप लोग अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंटेंट अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ये चैनल आप ही का है, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, विद्युत आपूर्ति की बात करें, आपने देखा होगा कि भारत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के टाइम में बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजली से ही कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, बिजली से ही कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य भी बिजली से ही प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बिना बिजली के कुछ भी नहीं है। बिजली गायब होते ही सब कुछ बंद हो जाता है, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। यदि बात की जाए बिजली की खपत की, एक डेटा है कि भारत में हर साल एक व्यक्ति 914 यूनिट का यूज करता है। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति, है ना, 914 यूनिट का यूज करता है। यूनिट आपको पता होगी किसको कहते हैं, ठीक है। चाइना में अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 4000 यूनिट एक व्यक्ति एक साल में खर्च कर लेता है, और यूएस में ये आंकड़ा आंखें खोल देने वाला है कि हर व्यक्ति 14,000 यूनिट का यूज करता है। तो ये अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अंतर विकास का भी है मेरे भाई, कि 914 यूनिट जला रहा है, इसका मतलब यहां पे एसी इंक्लूड नहीं है, यहां पे हीटर इंक्लूड नहीं है, बट यहां पे अगर एक एवरेज है तो यहां पे एसी और हीटर और भी तमाम सुविधाएं यूएस का नागरिक यूज कर रहा है, क्योंकि वही बहुत ज्यादा यूनिट यूज होती है वहां पर। तो 914 यूनिट है। अब ये एक डेटा है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, भारत में आज भी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिना बिजली के रह रहे हैं, ठीक है। आज भी ऐसे ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है इसमें चेंज हो गया हो, क्योंकि डेटा निकालना बिल्कुल सही डेटा निकालना किसी के बस में नहीं है। नेट पे जो डेटा रहता है हमको उस पर ही रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक डेटा है कि 30 करोड़ लोग, लगभग 30 करोड़ लोग भारत में आज भी ऐसे हैं जहां पे बिजली की प्रॉब्लम है, वो बिना बिजली के रह रहे हैं। परंतु इनमें सुधार आया है, पिछले कुछ 4-5 सालों में सुधार आया है। उसका कारण मैं बताऊंगा। ये डाटा अपने को दिमाग में रखना है, लगभग 30 करोड़ लोग। और यदि किसी व्यक्ति के पास बिजली नहीं पहुंच रही है तो वह उस क्षेत्र के शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा रोजगार पर। रोजगार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो वहां पर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, और भी कोई काम नहीं किया जा सकता। और जब रोजगार ही नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो रोजगार कैसे होगा, ना ही कोई और अन्य काम होगा। और जब पैसे नहीं होंगे तो शिक्षा भी नहीं होगी, और स्वास्थ्य पर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक से भोजन पानी भी उस व्यक्ति का नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सन 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई गई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई गई, और इसमें एक टर्म आता है विद्युत संपन्न गांव। इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को विद्युत संपन्न गांव मान लिया गया जिन गांवों के 10% घरों या सार्वजनिक भवनों तक विद्युत के तार बिछ गए हैं। कितनी मजाक वाली बात है, मतलब सीरियसली, किसी भी गांव को अब आप यहां लोग पार्टी वार्टी मत करने लग जाना, ठीक है, क्योंकि ये देश की बात है, ठीक है। आपने एक योजना चलाई 2005 में, और 2005 में योजना चलाने के बाद आप किसी भी गांव को विद्युत संपन्न गांव मान ले रहे हो कि उस गांव के 10% घरों या सार्वजनिक भवनों तक तार बिछ जाएं, उनमें बिजली आई या नहीं आई इससे कोई मतलब नहीं है, वो विद्युत संपन्न गांव मान लिया जाएगा। तो क्या फायदा इस योजनाओं का, इससे कोई लाभ नहीं है। उसके बाद एक नई क्रांतिकारी पहल आई, ठीक है, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई गई, और इसका लक्ष्य रखा गया। पहले गांव में क्या था, बिना मीटर के बिजली चलती थी, बिजली आती थी, लोग दबा के यूज करते थे। पर उस चीज को नियंत्रित करने के लिए और गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एक ऐसी योजना आई जिसने क्रांतिकारी कदम उठाया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये चली, इसका पहला लक्ष्य था कि घर-घर तक बिजली पहुंचाना, और इसका लक्ष्य था कि आगामी 2 वर्ष में, यानी 2016-17 तक लगभग ये पूरा कर लिया जाए, घर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। और वास्तविकता में मैं आई थिंक लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी में इसके बारे में कुछ साल पहले देख रहा था, तब तो
लगभग 2017 के आसपास ही देख रहा था, या मैंने अखबार में पढ़ा था, ठीक से मुझे याद नहीं है, परंतु इसने चमत्कारिक काम किया है। इसने उन दुर्गम क्षेत्रों में बिजली पहुंचा दी जहां बिजली पहुंचना संभव ही नहीं था। बड़े बड़े गहरी घाटियां, खाइयां, ऊपर से बड़े बड़े पिलर लगा के और तारों को पहुंचाया, और जहां तक ये मतलब तार बिछाना संभव नहीं था वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली को पहुंचाया गया। एक बहुत सुंदर रिपोर्ट मैंने इसके बारे में टीवी में देखी थी, और बहुत क्रांतिकारी कदम इस योजना के द्वारा उठाया गया है। अब आज आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है, और शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 24 घंटे है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। तो इससे कितना प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक सभ्य नागरिक, एक पढ़े लिखे नागरिक की तरह सोचना चाहिए। पार्टियां हमेशा बेवकूफ बनाती हैं, पर आप लोगों को चीजों समझ से देखना चाहिए। ठीक है, चीजों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे देखा होगा। ठीक है, चलिए अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, सफाई वाला। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, बट थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें वैसे जानकारी के लिए कुछ विशेष चीज़ तो नहीं है, पर सफाई के बारे में आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सफाई और स्वच्छता आप एक ही चीज़ कह सकते हैं, परंतु एक चीज़ है, एक होता है शुद्धता और एक होता है स्वच्छता। इसमें बहुत अंतर है। जिसको शुद्धता और स्वच्छता में अंतर पता है, या शुद्धता आप शब्द हटा दीजिए, पवित्रता और स्वच्छता में जिसको अंतर पता है वो कमेंट में मेरे को जवाब दे कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, किसी भी गांव में ये एक बड़ी विकट समस्या है सफाई। आप किसी भी गांव में जाते हैं, बहुत बुरा हाल मिलता है देखने के लिए। गंदगी जगह जगह, कूड़ियों के ढेर मिलते हैं, और बड़ी समस्या उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लोग खुले में शौच जाते हैं, पर जाते थे। ठीक है, ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती थी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से गांव में स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं रहती थी, लोग बीमारियां बहुत फैलती थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, गांव में विकट समस्या थी, और सफाई के साथ साथ शौचालय की, मतलब लोग डोल डाल जो जाते थे वो बाहर ही जंगल में चले जाते थे। और इस समस्या के समाधान के लिए 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद थोड़ा सुधार आया, फिर उसके बाद फिर दोबारा कुछ वर्षों बाद 1999 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, पर अभी भी पूरा कुछ नहीं बदला था। उसके बाद फाइनली 2014 में एक प्रोग्राम चला जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर को ये चलाया गया था, और इसका प्रमुख लक्ष्य था भारत में साफ सफाई रखना और खुले में भारत को शौच मुक्त करना। तो इसका एक लक्ष्य तो पूरा हो गया है, खुले में शौच मुक्त तो भारत हो चुका है। खुले में शौच, इससे मुक्त तो भारत हो चुका है, परंतु स्वच्छता के मामले में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इन क्षेत्रों में काम होना बहुत ज़रूरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब हम आखिरी हमारा आधारभूत ढांचा रह गया, उसको कल समझेंगे। और ये पूरा टॉपिक हमारा ग्रामीण जो हमारा ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में था, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अब हम धीरे धीरे योजनाओं की तरफ बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरह की चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।